बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए रोज की तरह मैं कैनॉट प्लेस में मौजूद वो तमाम सारे लोग जो जगह जगह से आते हैं यहाँ पे शो में शरीक होने के लिए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। कहां से आना हुआ है आपका? IIT रुड़की से। रुड़की से आए हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल IIT रुड़की में थॉमसो आपके यहाँ फेस्टिवल होता है? जी बराबर बराबर बराबर, मैं जाता रहा हूँ सर उसमें। हाँ जी, बहुत पुरानी बात हो गई लेकिन जाता रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहाँ से हैं सर? मैं राजस्थान खाटू श्याम जी से। खाटू श्याम जी से, जय हो बाबा, जय हो जय हो। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। हाँ, तो कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ जी सर। हाँ बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम है, मैं इबास में कार्यरत हूँ और हमारे एक फाउंडेशन है ब्रेन पल्स होलिस्टिक फाउंडेशन। इबास ये जो दिल्ली में है, दिल्ली में है, जो मेंटल हेल्थ पे काम करता है। हाँ जी हाँ जी जी। हमारे एक इंस्टीट्यूट प्रोग्राम चलाते हैं ब्रेन पल्स होलिस्टिक फाउंडेशन के नाम से, जो कि मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अवेयरनेस ड्राइव चलाती है अलग अलग स्टेट्स में और स्कूल और कॉलेजेस में। मैं कहूंगा किसी दिन यहाँ पे आए और मेंटल हेल्थ पर बोले, बहुत जरूरत है। सबसे ज्यादा अगर कोई विषय है इस समय जिस पर बात करनी चाहिए वो है मेंटल हेल्थ पर, है ना। शरीर तो हम बना लेते हैं कि प्रोटीन टेक लेना है। कहाँ से आना हुआ बाबूजी? सर मैं झारखंड से हूँ, धनबाद से। धनबाद से हैं, झारखंड से। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार उपाध्याय। मनोज कुमार उपाध्याय। मैं आपसे सिर्फ एक बार डॉक्टर विक्रम कहना चाहता हूँ, किसी समय कोई टीम के लोग आए, मैं आपका नंबर और आपका मैं वहाँ पे शो कर चुका हूँ वैसे बास में, लेकिन कभी ये मौका लगे तो यहाँ आइए। हम सोच रहे हैं कि मैंने टीम से बात की तो हमने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट वीक संडे और सैटरडे को हमें यहाँ पे प्रोग्राम रखना चाहेंगे, अगर आपकी इजाजत हो। नहीं, मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है, आप मेरा प्रोग्राम जो होता है उसमें शरीक होइए, बाकी अलग से इजाजत लेनी पड़ेगी आपको, लेकिन मेरे प्रोग्राम में आप शरीक होइए, जरूर आइए। मेंटल हेल्थ पर बात करेंगे, मेंटल हेल्थ पर बात करना बहुत जरूरी है। और चुनाव हो गए आपके यहाँ? नहीं, अभी होंगे 20, 21, 22, 23 तारीख को भी चुनाव। आप पूछेंगे इनसे क्यों पूछ रहे थे? चुनाव होते ही रहते हैं ना कोई, वकीलों के भी चुनाव होने। पाजी सही कह रहा हूँ नहीं? हाँ मुझे बताए, मेरे पास लोग आने लगे, पूछने के लिए आते हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। हाँ कोई ना कोई। जी कहाँ से आना हुआ आपका? जी मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से, अंदर आइए। क्या बात है, छत्तीसगढ़ से आए हैं। क्या नाम है साहब आपका? खगेश कुमार पैकरा। खगेश जी, छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं? खैरागढ़। खैरागढ़ से। अरे क्या बात है, वो स्कूल के सामने जो म्यूजिक स्कूल, उसके सामने शो किया है मैंने। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। हाँ, मैंने उस संगीत महाविद्यालय के सामने, म्यूजिक की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है खैरागढ़ में, छत्तीसगढ़ में, मैंने इनके वहाँ पे शो किया है। तो आप वहाँ से आए हैं? जी। कोई हमारा परफॉर्मेंस है NSD कैंपस में नाटक का। अच्छा, नाटक का। हाँ, वो आजकल चल रहा है, नाटक महोत्सव चल रहा है, उसी में आए हैं आप। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये इसमें चलते हैं आप? जिसमें बैलेंस करके डांस करना होता है। डांस करना, तो यहाँ तो डांस थोड़ी ना हो पाएगा। करेंगे क्या डांस? जी बिल्कुल। तो कैसे डांस करेंगे? देखो एक मिनट रुकिए, बस बैलेंस कर लीजिएगा, मुझे यही जरूरत है बस। रुकिए, बाकी लोगों को डांस की जरूरत है, पत्रकारों को सिर्फ बैलेंस की जरूरत है, ठीक है ना? तो जिसको जो चाहिए वही ले लो। तुम्हें तो नाच में मजा आ रहा होगा, मुझे बैलेंस में मजा आ रहा है, लेकिन बात बैलेंस की नहीं है, बात कर्तव्य की है। कहां कहां कौन कौन कितना कर्तव्य कर रहा है वो मुझे मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आपके नाट्य उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपका जो नाटक है वो उत्सव जो है वो सफल हो, और कभी मौका लगे तो आइए, पूरी टीम के साथ आइए, तो बात करेंगे, फिर कोई नृत्य भी करेंगे। संगीत तो अब है नहीं यहाँ पे, तो वरना तो मैं करवा लेता आपसे। संगीत है कोई आपके पास? जो प्ले कर दे आप। जो प्ले उसी पे डांस कर देंगे। आप भैया आ जाओ, इनका मन में रह जाए, क्योंकि मैं भी, देखिए साहब, आप कर्म से मैं पत्रकार हूं, लेकिन मन से मैं भी कलाकार हूं। गलती से आ गया था कुछ बरस पहले, अब इस बरस को जोड़ेंगे तो 3 दशक हो गए, मैं भी गलती से आ गया था। मन मेरा भी यही लगता है। अगर आप मुझसे कहेंगे रोज किस पे चर्चा करनी है, तो मैं कलाकारी वाली कलाकारी पर बात करूं, मैं इस पे बात ना करूं। लेकिन ठीक है, बजा दो भाई। क्या बजाओगे? अब मैं क्या, मेरे दिमाग में अचानक जो भी आ रहा है। हाँ,
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये हाँ जी, हाँ छा गया, दोस्त छा गया, हाँ बिल्कुल छा गया। और जिसका दोस्त आप जैसा लोगों का दोस्त हो तो छाएगा ही ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ मोहम्मद है। आरिफ मोहम्मद भाई, छा गया दोस्त तुम्हारा। तुम भी छत्तीसगढ़ से हो? साथ में आए हैं दोनों। अरे देखो छा गया है, पूरे देश में दिखाया जाएगा अब इसको, है ना। अरे भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, डॉक्टर टीना करमवीर, कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अभी पहुंचने वाले हैं। स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कहां से आए? नमस्कार। नमस्कार। मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से? पूर्ण रूप से बिहारी हूँ, लेकिन यहाँ नोएडा में एक छोटा सा घर है, तो नोएडा में रहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। वो तो पता चल जाता है ना, बड़े शांत भाव से शालीनता के साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नाम आपका? बैकुंठ बिहारी सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों का बहुत स्वागत है, बहुत हृदय से अभिनंदन है। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। कर्तव्य तो आपने देख लिया है ना, बैलेंस भी आपने देख लिया, लेकिन ये बैलेंस लाइफ में, जिंदगी में अगर बैठ जाए ना तो सारा काम बन जाता है। लेकिन अगर ये बैलेंस ना बैठे ना, बड़ा मुश्किल काम है बैलेंस बैठाना, आसान नहीं है जीवन में। सबसे बड़ी तपस्या यही है कि बैलेंस बैठ जाए, है ना जी। कहां से आना हुआ? गोरखपुर से। गोरखपुर से? हाँ, बहुत स्वागत, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? सेतेमल सर। सेतेमल। सेतेमल। तो वो नेपाल से हैं? नहीं सर, गोरखपुर में से जॉब करते हैं, रेलवे में। अच्छा, रेलवे में जॉब करते हैं, बहुत अच्छा। मूलतः रहने वाले? सर मेरे पिताजी लोग तो नेपाल के हैं। वो जो मेरे 62 लड़ाई में मेरे पिताजी भी घायल हो गए थे। 36 लोग मेरे आर्मी में थे सर। हाँ, आर्मी में। हाँ। जिसमें भी एक को कोई वीर चक्र मिला है। एक को वीर चक्र मिला। हाँ। आपके पिताजी भी 62 का युद्ध लड़े और घायल हुए? घायल हो गए थे सर। नेपाल से रहता मूल? ऑफिस स्टूडेंट अकाउंट्स ऑफिस में हूँ, गोरखपुर ऑफिस में है आपने, यहाँ गोरखपुर में? योगी जी की स्कूल में ही पढ़ते थे, एमपी कॉलेज में। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है सर। फुटबॉल प्लेयर भी हूँ। हाँ, फुटबॉल प्लेयर भी है, बहुत अच्छा बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहाँ से हैं? मैं गांधी वियर। गांधी किसके साथ आए हैं आप? कहाँ से? आगे आइए। कहाँ से आए हैं आप? ले लद्दाख सर। राहुल गांधी ने एक बात कही है कि हम किसानों के लिए उनके मुद्दे और उनकी लड़ाई सदन से लेके सड़क तक लड़ते रहेंगे, और बखूबी चाहे मेरी सदस्यता या कहीं भी कोई बात हो, लेकिन हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। ये बात कांग्रेस की तरफ से यानी से राहुल गांधी ने कही है। डिबेट शुरू करता हूं। सबसे पहला मौका कांग्रेस की प्रवक्ता को। जय हिंद। चाहे एफआईआर करवाइए, चाहे मुकदमा दर्ज करवाइए, लेकिन राहुल गांधी सड़क से संसद तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि वो किसानों की आवाज है, किसानों की बुलंद आवाज है। लेकिन निशिकांत दुबे, तमाम लोग चाहे कितने भी कोशिश कर ले, चाहे स्पीकर साहब, लेकिन संसद में नहीं बोलने दिया तो सड़कों पर बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर। अब क्या गलत बोल दिया बता दीजिए। राहुल जी ने जो जो कहा वो सत्य कहा। उन्होंने तो कहा था वैलिडेट करते हैं, क्यों अध्यक्ष ने मना कर दिया? अगर संसद के अंदर ही वैलिडेट करने चाहिए थे तो प्रूफ दे रहे थे। ये हम नहीं कह रहे। जाइए, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बता रहे कि एप्स्टीन फाइल में लगातार नरेंद्र मोदी जी का और हरदीप पुरी का नाम आ रहा है। आज हरदीप पुरी आकर बताइए, हमारे समय में तो एमजे अकबर ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन ये जो राजनाथ सिंह कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। आज भी हरदीप सिंह पुरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे। अरे साहब, आप क्या वहां पर सिर्फ कबाब खाने गए थे? तो जाते ना आप। ऐसे तो दाऊद इब्राहिम के यहाँ आप कबाब खाने जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कबाब खाने गया हूँ। तो ये सच्चाई है। पूरा देश तो ये समझ रहा था कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये माई का लाल सरकार चला रहा था, लेकिन ये सरकार तो एक दलाल चला। क्या शब्द इस्तेमाल किया आपने? दलाल चला रहा है, क्योंकि ना जी, हमने वोट दिए, वो काम नहीं किया, उसको हटाने का राइट हमको मिलना चाहिए। राइट। कर देती हूँ। हाँ जी। एफसी जिस तरीके से लगातार ये मेल आ रहे हैं ना, पढ़िए जाकर। नहीं, ये शब्द बहुत खराब है, ये गलत शब्द है। नहीं, मैं ये शब्द के लिए आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा। मैं अपनी डिबेट में नहीं दूंगा। आपको कहीं बोलना हो बोलिए, कहीं भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये शब्द दलाल शब्द जो आपने इस तरह ये गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कुछ दिन पहले आप एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठा रही ना, आप तो कुछ दिन पहले कह रही थी 4 टैंक जो हैं कैलाश पर्वत पे आ गए, तो वो कहां चला गया मुद्दा? नहीं, अब आप क्या, नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं वो मुद्दा कहां गया? अगर फिर तो ये कहिए कि ये जो सीज फायर के लिए ट्रंप बोल रहा था वो झूठ बोल रहे हैं कि ट्रंप। मैं ट्रंप की बात नहीं कर रहा हूं। आपने 4 दिन तक सदन नहीं चलने दिया, 5 दिन, इनफैक्ट 5 दिन, वैसे तो 8 दिन नहीं चला, तो 5 दिन इस बात पे नहीं चला कि 4 टैंक आ गए, 4 टैंक। अब वो टैंक वाली बात कहां गई ये मैं जानना चाहता हूं। नहीं, टैंक वाली बात आई, देखिए सदन, और हमने क्यों नहीं चलने दिया ये सवाल मीडिया कैसे किस हक से पूछ सकता है? मीडिया को ये सवाल पूछना चाहिए सत्ता पक्ष में कौन बैठा है, ये लोग बैठे हैं तो जवाब इनको देना चाहिए। हम सरकार चला रहे हैं क्या? हम वहाँ ओम बिरला जी बनकर बैठे हैं। ओम बिरला जी को चलानी चाहिए संसद सबसे पहले तो, क्योंकि बार बार मीडिया नैरेटिव बना रहा है। ठीक है, दलाल नहीं कहते, पावर ब्रोकर, क्योंकि ये मीडिया के ही शब्द है कि पावर ब्रोकर कहा जा रहा है। तो एप्स्टीन पर जवाब दीजिए साहब, आइए आप। आपने 2 शब्द का इस्तेमाल किया है, एक दलाल और दूसरा पावर ब्रोकर। दोनों बेहद निंदनीय हैं, गलत हैं और गलत हैं, मर्यादा के विरुद्ध है। बिल्कुल मैं नहीं, अरे कैसे हो जाएगा, जब कैसे हो जाएगा मुझे मालूम है। हाँ, देखिए, राहुल गांधी चाहे बेल पे रहें, चाहे राहुल गांधी माफी मांगे, बोलेंगे झूठे एकदम, मतलब सिर्फ झूठखोरी उनके है। और पावर ब्रोकर और दलाल शब्द ये तो कांग्रेस के पर्यायवाची बन गए हैं, क्योंकि कांग्रेस में नेहरू के जमाने से जीप की दलाली से शुरू किया था इन्होंने। सबको पता बोफोर्स में कोटरची कौन था, किसका मामा था, किसने दलाली खाई। ये दलाली और पावर ब्रोकर ये तो गलियारे में घूमा करते थे यूपीए 1 यूपीए 2 कांग्रेस के टाइम पर। कांग्रेस के टाइम पर तो पूरा डिबेट क्या, पूरा समय बीत जाएगा न्यूज 18 का अगर इनके एक एक फाइल निकाली जाए। और किस एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं? उसमें तो राहुल गांधी का भी नाम है, उसमें सोनिया गांधी का भी नाम है, उसमें तो बराक ओबामा ने यह भी कहा अपनी किताब में कि क्या कहते हैं, राहुल गांधी तो अपरिपक्व हैं, अबोध हैं, उनको राजनीतिक समझ नहीं है। उसमें तो यह भी कहा गया कि बिडेन का क्लोन है, वो सरकार चला रहा था। तो जाहिर सी बात है, एक तो चीज जान लीजिए, 2014 से राहुल गांधी का एक ही एजेंडा था, या विपक्ष का, जैसे मेढक नहीं बरसात में टर्र टर्र करता, फिर उसके बाद दूसरा, हर 6 महीना में इनका मुद्दा बदलता है जैसे पार्लियामेंट शुरू होती है। कभी पेगासिस का मुद्दा लाएंगे, पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट कहेगा साहब एक काम करिए, अपना मोबाइल फोन जमा करिए, भाग जाएंगे। कभी रफाल का मुद्दा लाएंगे, वहां वह माफी मांगेंगे, वहां भाग जाएंगे। कभी हिंडनबर्ग का मुद्दा लाएंगे, वहां माफी मांगेंगे, वहां भाग जाएंगे। 32 केस है इन पर इस तरीके से झूठ बोलने के। 19 में राहुल गांधी माफी मांग। मैं ये जानना चाहता हूं, आपने इतना सीरियस मुद्दा उठाया कि 4 टैंक जो हैं आ गए, अब टैंक कहां गए ये नहीं पता चल रहा है। जी बिल्कुल, आइए, आप आइए। देखिए, हमें लग रहा है कि अनिरुद्ध जी राहुल गांधी की शायद प्रशंसा ही कर रहे थे। 150 करोड़ आबादी वाला देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। नेता प्रतिपक्ष एक ही मुद्दा लेके कैसे रहेगा? देश में सैकड़ों मुद्दे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष तमाम मुद्दे उठा रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस समय देश को एक बेहद ही मजबूत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रूप में प्राप्त हुआ है। और जो परसों वो सदन में भाषण दे रहे थे, मैं तो केवल एक ही चीज कहूंगा सरकार को लेकर, सर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने अचानक से सदन के भीतर जब राहुल गांधी कह रहे थे, उन्हें कहा कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए सदन के भीतर जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो तथ्य लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने उसमें ऑथेंटिकेट करना शुरू किया, तो जो उसमें चेयर पर बैठे हुए थे जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने क्लियर कहा कि नहीं आपको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं, आप बोलिए राहुल जी। आप नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि जो चेयर कहेगी वो आपको मानना है, चेयर ने नहीं बोला। देखिए, महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपको बोलने दूं या ना बोलने दूं इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर मैं कह दूंगा ये शब्द नहीं बोला जाएगा, ये शब्द मैं निकालता हूं डिबेट से, तो निकाल दिया जाएगा। तो मैं आपसे ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि चेयर ने नहीं कहा है। चेयर अगर बोलेगी तो आपको बोलना पड़ेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सर चेयर की तरफ से ऑथेंटिकेट करने की कोई, उन्होंने क्लियर कहा कि चेयर नहीं कर रहा, आप ऑथेंटिकेट कीजिए। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े मामले पे जब सदन का गतिरोध टूटा था और वहां पे चेयर के मामले पे और संसदीय कार्य मंत्री, इन दोनों के बीच में ही हम लोगों को विभेद दिखाई दे रहा है। सर ये नहीं होना चाहिए थी ऐसी स्थितियां। आप और हम कहां मत्था मार रहे हैं मालूम है? ये गांधी परिवार है। ये अभी एक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा है, कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने फैसला नहीं दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग आ गया। अब देखिए, गांधी परिवार ना नियम, ना कानून, ना संविधान मानता है, वो अपने सबसे ऊपर मानता है अपने आप को, क्योंकि उसको एक नशा है, उसको एक नशा है कि इस देश का डॉन मैं ही हूं।
सवाल ही नहीं उठता। मैं रुकिए एक मिनट। अगर मैं दलाल शब्द निकाल सकता हूं तो ये तुम्हारा शब्द तुमको भी और तुम्हारे डॉन शब्द को दोनों को बाहर निकाल सकता हूं। नहीं लूंगा। जो मन में आएगा अल्लाह गल्ले सल्ले सब बोलोगे तुम। शब्द बोलेंगे, जो मन में आएगा बोल देंगे। ये दलाल बोल देंगे। दलाली करने वाले लोग जो आज तक दलाली करके चले आए हैं, वो दलाली नहीं तो क्या थी? जो पाकिस्तान ने 26 11 किया, आपकी औकात नहीं पड़ी कि पाकिस्तान में हमला करके दिखाए। किसकी दलाली कर रहे थे आप? पाकिस्तान की दलाली कर रहे थे। एक्चुअली में है यही समस्या की जड़ यही है। बोले वो दलाल बोले थे तो हम डॉन नहीं बोल सकते क्या? हाँ जी, और आप ही जैसे लोगों ने दिमाग खराब किया है। हाँ क्यों सही, मैं आ गया, आप ही बात होगा। अरे कहना चाहिए कि डॉन शब्द नहीं इस्तेमाल होगा, डॉन नहीं बोला जा सकता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि दलाल बोला था आपने, क्योंकि दलाल आपने बोला था तो डॉन ये बोल दिया। अब बताओ क्या करें? देखिए, झूठ बोलकर, झूठ को आप कितना भी चिल्ला कर बोल लीजिए, लेकिन झूठ बोलकर आप राजनीति की रोटियां नहीं सेक सकते। सुनिए, झूठ कौन बोल रहा था? एक मिनट, भारत की इकोनॉमी डेट हो गई, झूठ कौन बोल रहा था? आज जो है ना, रुको, नहीं, इन जैसों की वजह से असली मुद्दे गायब हो गए हैं। इस देश के असली मुद्दे गायब हो गए हैं क्योंकि ये बार बार झूठ बोलते हैं, कहते हैं मुद्दा नहीं उठाया। अरे भाई, प्रियंका गांधी जी ने संसद के अंदर बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाया तो आपके कान में क्या बहरे हो गए थे? डॉक्टर का नंबर दे देती हूँ, जाके अपने कान चेक करवाइए। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस जब हिंदुओं की बात करते हैं ना, तो ऐसा बात लगता है जैसे क्या कहते हैं, मतलब खैर नाम नहीं लूंगा नहीं तो बुरा मान जाएंगे ये लोग। कश्मीरी पंडितों का जब मुद्दा उठाया था, नहीं उठाया। फलस्तीन के लिए झोला तो टांग लिया इन्होंने। और ये यही लोग थे कि 22 वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़े कर दिए थे। अभी बाबरी मस्जिद बन रहा है वहां पे बंगाल में, लेकिन चू नहीं कर पा रहे मुर्शिदाबाद में भागीरथ नदी के किनारे। बताइए, भागीरथ नदी के किनारे बन रहा बाबरी मस्जिद, तो कांग्रेस के लोग चू नहीं कर पा रहे। वहां चंदा दे दिया, 1 घंटे में 3.25 करोड़ रुपया चंदा दिला दिया। 12वीं की परीक्षा के बाद मेरे गांव में, आइए, स्वागत है आपका, समाजवादी पार्टी, स्वागत है। 12वीं की परीक्षा के बाद मेरे गांव में एक लड़के से पूछा गया कि क्या बनोगे, तो बोला डॉक्टर। अगले दिन पूछा गया 2 दिन बाद तो क्या बनना था? इंजीनियर। उसके हफ्ते भर बाद उसको क्या बनना था? तो IAS ऑफिसर। उसके 4 दिन बाद क्या बनना था? तो बैंक कर्मी। यही हाल है राहुल गांधी जी का। फोकस चाहिए होता है, दृढ़ता चाहिए होता है, विचारधारा चाहिए होती है, लगन चाहिए होती है सपने को पूरा करने के लिए। ये नहीं चले कहां थे पिछले 4 महीने का जिनका चिट्ठा निकालिए ना। शुरू हुआ था चुनाव आयोग भ्रष्ट है, बिक गया, ED CBI बिक गई, वहां से शुरू हुए थे और 4 महीने में ये कैलाश पर्वत का परिक्रमा करते करते कहां आ गए? तो ये एक नकली किताब का कवर पेज लेकर के जो छपी नहीं है, जिसके ऊपर FIR हो गया तो चुप्पी लगी है। असली बात यही है। आ रहा, इशारे नहीं करते बेटा, तुम्हारे पिताजी की उम्र का आदमी हूं, इशारा नहीं करते कोई। हाँ जी, हाँ जी, समाजवादी पार्टी, स्वागत है जी। प्रतीक जी, अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी ना हो और उस व्यक्ति के बारे में बोला जाए, राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अगर वो प्रधानमंत्री पद का अगर उन्हें लालच होता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। और दूसरी बात सुनिए, और दूसरी बात, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस किसान मजदूर के लिए ऐसे ऐसे काम, भूमि अधिग्रहण बिल 2013 जो पूरे भारत में लागू हुआ, और भूमि अधिग्रहण बिल से सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देना, 20% का रिहेबिलिटेशन देना, सोशल इंपैक्ट में जो गरीब आदमी है जिनका जमीन का टुकड़ा नहीं है उनके लिए 9 लाख रुपए पर फैमिली का प्रोविजन करना। राहुल गांधी इस देश के किसान मजदूर का नेता है, और किसान मजदूर में जिस दिन उन्होंने किसान मजदूर की बात उठाई, पूंजीपतियों ने मिलकर सारा मीडिया का एजेंडा सेट कर, सोशल मीडिया का एजेंडा सेट कर एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को पप्पू घोषित करवाया। और आज उस पप्पू ने सुनिए, उस पप्पू ने ऐसी पुंगी बजाई है, इस देश के महापप्पू जो प्रधानमंत्री इस देश को बेचकर अमेरिका के सामने आए हैं, आज उस आदमी ने यहां पर नंगा लाकर खड़ा। रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये शब्द बिल्कुल यहां पे गैर वाजिब है और इस शब्द का प्रयोग होना भी नहीं चाहिए, और मैं अपनी डिबेट में कभी नहीं करता। और किसी ने, हाँ जी, गलती हो जाती है। नहीं, वो मैच्योर्ड आदमी है, मैं पप्पू शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करने देता, बिल्कुल नहीं हो सकता।
लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, मनमोहन सिंह से आपसे पूछता हूं, क्या मनमोहन सिंह से पहले राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था? और रुकिए रुकिए सर, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास, आई विल गिव यू फुल चांस। और क्या और क्या और क्या बनना चाहिए था? दूसरा सवाल, नहीं बने तो किस अधिकार के साथ वो दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, ये भी सवाल है। ऑफ कोर्स आई नो हिम। मैं तो पत्रकारी रिपोर्टिंग ही कर रहा था भैया। तो ये सवाल है। तीसरा सवाल जो इन्होंने कहा कि वो पप्पू पप्पू वाला बात, मुझे तो मध्य प्रदेश का चुनाव में टिकट के बंटवारे याद आ गए। क्या बोला था? अखिलेश वखलेश, अखिलेश वखलेश, नहीं ये नहीं, चालू चिरकुट। और तीसरी बात, इसके बाद फिर वो समाजवादी के पास आएगा। और अगर इतने बड़ा है मामला और तुम्हारा इतना बड़ा है दिल, तो 300 सीटों पे बड़े भाई लड़ेंगे चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, और तुम सिर्फ लड़ोगे 100 पे। अभी 2 मिनट में हो जाएगा। ही विल गेट द राइट, ही विल गेट द राइट। देखिए, वो भविष्य की गर्त में है, लेकिन इतना तय है, चुनाव ऐसा लड़ा जाएगा जैसे 2024 में लड़ा गया। 45 सीट विपक्ष के पास है। पहले थोड़ा सा शांत रहिए और सुनने की क्षमता रखिए। दूसरी बात, ये उस परिवार के संस्कार थे। राहुल गांधी उस टाइम मैच्योर नहीं थे, मानते प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने क्या करा? अगर परिवारवाद की, अरे सुनिए भैया, एक टाइम होता है किसी एज का। आज उन्होंने जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बनाए, उन्होंने अगर परिवारवाद की बात होती है उस परिवार के ऊपर, उस परिवार को छोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी आज दिन रात अपने जो इसके इंजन टकरा रहे हैं, इसके डब्बे टकरा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री एक दूसरे को मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो परिवारवादी नहीं है, परिवारवादी नहीं, वो देशवादी है। और बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जब आनंद भवन के चारों तरफ आजादी से पहले जिस गेट में चाहते थे गाड़ी खड़ी हुआ करती थी, उस परिवार ने अपना त्याग दिया, और उसके बाद आजादी के बाद उस आनंद भवन को भी उत्तर प्रदेश का माननीय न्यायालय बनाने के लिए था। राइट। ये तर्क बहुत दिया जाता है, ये बहुत तर्क दिया जाता है। ऑफ कोर्स मैं उनको बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक लीडर मानता हूं, और ये मैं मानता हूं सर, मैं मानता हूं पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी उस समय मौजूदा हालातों में, कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात जरूर, जो तर्क देते हैं ये, मैं ऑफ कोर्स यू हैव ए फुल राइट टू स्पीक, लेकिन जो ये तर्क देते हैं कि गाड़ी ये वो सब छोड़ा, इस देश ने उनको प्रधानमंत्री भी बनाया, ये भी है, ये इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और पहला प्रधानमंत्री वो बना। मैं मानता हूं सारी चीजें जी, ऑफ कोर्स। वेरी क्विक। देखिए, राहुल गांधी जी भारतीय जनता लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमेशा वो गाली देते रहते हैं, विरोध की बात करते रहते हैं, लेकिन हम लोग सम्मान से, चाहे नेहरू जी ने अंबेडकर जी को चोरी से भी हरवाया, फिर भी हम नेहरू जी बोलते हैं। और ये इनके इंडिया अलायंस के पार्टनर है जो उनको पप्पू बोलते हैं। नहीं, एक सेकंड, दूसरी चीज, ये बार बार जब बात आती है, अरे सुन लीजिए भाई साहब, नेहरू जी की बार बार बात आती है, नहीं, नेहरू जी की बार बार बात आती है, तो आप ये बताइए ना, नेहरू जी कहां से लेके आए थे आनंद भवन? तब तो देश गरीब था ना, किसका मुकदमा लड़ रहे थे नेहरू जी? मोतीलाल नेहरू। मैं एक बात कह रहा हूं, वो शब्द अच्छा नहीं है, वो शब्द नहीं है, वो कह गए एक शब्द अच्छा नहीं। मैं बताऊंगा, आप अंग्रेजों की दलाली करके पैसा बनाए, अंग्रेजों की दलाली करके पैसे नहीं बनाए। जब माननीय नेहरू गांधी जी, सुनिए मेरी बात, अगर सुनिए, नहीं मेरी बात, मैं बताऊंगा ना, 576 रियासतें देश के गुलाम होने से पहले इस देश में चला करती थी। अगर आप पॉलिटिकल डिस्परेंसी की बात करें या वर्थ की डिस्परेंसी की बात करें, 576 रियासतें तोड़ने के बाद ये देश बचाया है। और नेहरू जी की बात करते हैं आप, जब नेहरू जी जेल में रहेंगे, आंदोलन वो करेंगे, क्या इनको जो माफी मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एक माफी नामे वाली पार्टी के प्रधानमंत्री बनेगा? अगर नेहरू जी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा, नेहरू जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। ये कह रहे हैं माफी। नाभा जेल में नेहरू जी बंद थे, मोतीलाल नेहरू ने वायसराय को चिट्ठी लिखकर चरण वंदना करके नेहरू जी के लिए किया। बताइए कांग्रेस का कौन सा नेता? राइट, कब जी बोलो। मैं कहना चाहता हूँ, ये जितनी भी पार्टियां हैं सब आपस में मिलिए, सब दोस्त हैं, इनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे इनको मुस्लिमों में सत्ता में। केवल एक लाइन फिर मैं विषय पे आता हूँ।
ठीक, राइट राइट। केवल एक लाइन फिर मैं डिबेट पे आता हूं कि काश जिस तरह से नेहरू जी के जन्म स्थल का पता है, इस देश को चंद्रशेखर आजाद कहाँ जन्म लिए ये भी पता होना चाहिए था। जो आज मिट्टी के दर दर पे गिर रहा है मकान, अभी शिवराज सिंह चौहान ने एक मकान बनवाया है पक्का। सवाल ये है दर्द। अब मैं आता हूं विषय पर। ठीक है, आराम से आराम से आराम से। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? तो पुराने आदमी हैं, पुराने आदमी हैं। हाँ जी। अब मैं आता हूं विषय पे। ये बार बार कह रहे हैं वो टैंक पहुंच गया, टैंक पहुंच गया। टैंक जहां पहुंचा नहीं पता नहीं, लेकिन उस समय राहुल गांधी कहां थे? मीडिया की रिपोर्ट कहती है चोरी चोरी चुपके चीन के अधिकारी से मिल रहे थे। जब भारत और चीन की सेना मीरठ डिप्लॉयमेंट में थी, भारत के विपक्ष का नेता चीन के अधिकारियों से मिल रहा था। ये शर्म का बात है या गर्व का बात है, ये बता दीजिए। आप सुन लीजिए, विपक्ष का नेता, ये डिप्लोमेसी देश को इन्होंने बताया नहीं। चाइना से रिपोर्ट लीक हुआ। सोचिए आपके साथ चाइना क्या फरेब कर रहा है कि आप उससे मिलते हैं, उसका सामने आप एक और नहीं, एक मैं आपको दूंगा, मैं दूंगा। ड्रोन किसके गिर रहे थे अभी? ड्रोन गिर रहे थे, चाइना के ड्रोन थे जो अभी जम्मू कश्मीर में गिर रहे थे। चीन को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई तनाव था, राहुल गांधी कहां पे थे? हम लोग जानते हैं डिप्लोमेसी कई तरह के तरीके से संचालित होती है। भाई क्या हुआ? नहीं, आप एक बोल चुके हैं, बोलेंगे बाद में। लड़ाई के वक्त भी चलती है डिप्लोमेसी। किसने कहा कि लड़ाई के वक्त डिप्लोमेसी नहीं चलती है? क्या बात कर रहे हैं? वो 2 दिन तक छुपाते रहे। जब पूछा जाने लगा कहे नहीं हम गए नहीं थे। जब फोटो सार्वजनिक हुआ तब एक्सेप्ट किया। अरे आपकी पार्टी ने कहा था। सुनिए राहुल जी, कांग्रेस मेन विषय पे जो आना चाह रहा हूं मैं, मेन विषय पे आना। ये कह रहे हैं सशक्त लीडर। इस देश का विपक्ष का नेता इतना सशक्त है कि संसद भवन में आंख मारता है। देश का विपक्ष का नेता ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट, जी नहीं, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी देशभक्त ऐसी बातें नहीं कर सकता जो राहुल गांधी जी ने कहा था। देश का विपक्ष का नेता इतना सशक्त है कि वो माफी मांगता है और वो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ये बैड टेस्ट में था। बोलने का सलीका सीखिए। जी कांग्रेस। अच्छा, आंख नहीं मार सकते लेकिन ऐसे तो कर सकते हैं ना देश के प्रधानमंत्री। तो उनको नहीं तो वो कर रहे थे, वो सही है। लेकिन खैर हम इन बातों पर नहीं पड़ते हैं। बात ये करते हैं कि लगातार कैंपेन चला, घर घर मोदी, और आज एक और कैंपेन चल रहा है, वो देश में ही नहीं विदेश में भी, थर थर मोदी। और अभी तो इंतजार करिए, अभी तो इनके पन्ने और खुलने वाले हैं। इंतजार इसी बात का है और फिर आप सबको पता चलेगा थर थर मोदी क्या होता है, फिर पता चलेगा। थर थर मोदी की बात कर रही हैं, थर थर मोदी की बात कर रही हैं। विदेश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विदेश की विशेष रिपोर्ट इन लोगों के पास होगी। लेकिन भारत की जनता सदन में जरूर देख रही है कि सदन में चर्चा होती है तो नेता प्रतिपक्ष या तो वॉकआउट करते हैं और जब कैमरा सामने जूम आउट होता है नहीं तो वर्कआउट करते हैं। भारत की जनता ये जरूर देख रही है। और अभी कांग्रेस, अभी जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कह रहे थे किसानों के हितैषी, किसानों के हितैषी। ये वाली जो सरकार आई है कर्नाटक में कांग्रेस की, सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या दूसरे नंबर पे कर्नाटका है। जवाब दे नेहरू जी क्या किए, इंदिरा गांधी क्या की, बाद में ये जवाब दे के जाए। मैं कह रहा हूं दूसरे नंबर का नाम बता दिया ना, पहले नंबर। ये किसानों की हितैषी बन रहे हैं। बताइए, ले जाइए कैमरा और किसानों से पूछ लीजिए, आपकी सच्चाई पर पता चल जाएगी। भारत कृषि प्रधान देश है। नहीं, अरे तुम सब मत ध्यान देना। हाँ, अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। चलो रुको। हाँ, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज किसानों की परिस्थिति क्या हो रही है पूरे देश को देखना चाहिए कि किस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 750 किसानों ने शहादतें दी है। सरकार आपकी है तो आपको बताना चाहिए ना, जवाब देना चाहिए। आज किसानों की आय दुगनी करने वाले थे। अरे 700 किसान कल तक कह रहे थे, आज 750 कहां से? अभी भी गिनती चालू है। रुके, आराम से। मेरा बस एक ही मुद्दा। क्या नाम है? कुलदीप नाम है। कुलदीप भैया कहाँ से आना हुआ? छपरौली से हूँ। अरे मैं समझ गया था चौधरी साहब। हाँ जी, मेरा ये है मानना कि राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को देश से बाहर भगा दो। वे बिल्कुल भी चटनी करने पर। मैं कहना चाहता हूँ, चाहे इनमें से मैं किसी भी पार्टी को नेता बनाऊं, ये अपना फायदा सोचेगी, अपने बच्चों का फायदा उठाएगी, हमारे देश का नहीं। वही डिवाइडेड रूल का वाले, चाहे किसी को चुने हुए व्यक्ति को, इसी देश के लोगों को चुना, किसी पार्टी का संसद सदस्य हो, उसको कैसे भगा सकते हैं? हम लोगों ने चुना है ना भाई।
चाहे राहुल गांधी को चुना, चाहे मोदी जी को चुना, कोई भी व्यक्ति हो, उसका सवाल का जवाब होना चाहिए। और संसद है, पार्लियामेंट में सवाल का जवाब होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो ऊंची कुर्सी में बैठा है उसको सबको सुननी चाहिए, ईमानदारी से सुननी चाहिए, सुननी चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, जितने भी पार्टी के नेता हो, आप बनने वाले हो या यहाँ पे हो, मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में हमारे जो बच्चे हैं ना, नौजवान बच्चे, वो सन 47 में तो बुढ़े हो जाएंगे। अभी उनके लिए क्या कर रहे हो तुम लोग सब? यहाँ ड्रामा करते हो, उनको बोलो बच्चे ड्रामा नहीं कर रहे, ये ना बोला, ये ड्रामा नहीं करते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी का अकाउंट जिस स्पीड से बढ़ रहा है, पर कैपिटा आदमी की आमदनी उस स्पीड से बढ़े, तो मैं मान लूं कि सत्ता कुछ कर रही है, नहीं तो सब बेकार ही है। अभी तो अपना फंड इकट्ठा कर रहे हैं ना, अपने मजे में है सब, फंड ही इकट्ठा कर रहे हैं सब अपनी जेबें भर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा। बाबा जी कैसे हो? बोले कहाँ से आना हुआ? लुधियाना से। लुधियाना से। जरा ऑडियो कंट्रोल करना भाई। हाँ जी, जैसे भैया का अभी बोल रहे थे। अरे यार तुमने उधर भी एक भीड़ लगा ली है क्या? इधर उधर भेजो सबको। जैसे भैया भी बोल रहे थे कि फंड कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब इनसे ये पूछिए, आज से अगर 20 साल की, आपकी उम्र कितनी भैया? उनकी ऐसे ही है, कोई लपेटे में 35 के 40 के लपेटे में। जब ये मकान उस समय इनके पिताजी ने खरीदी थी, तो मकान कितने की खरीदी थी? 50,000 लाख रुपए की। और आज उस मकान की वैल्यू कितनी है? 50 लाख। तो जिस हिसाब से भैया जनसंख्या बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से महंगाई भी तो बढ़ेगी। राइट। बोलेंगे आप? हाँ जी बोलिए। बस एक पक्ष पे बात करना चाहता हूँ कि इतिहास, अभी सब लोगों ने अलग अलग बातें बोली, इतिहास के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। मैं एक ओपन प्रश्न करना चाहता हूँ। चलो तुम्हारा स्वागत है, क्या नाम है तुम्हारा? कार्तिकेय पांडे, भोपाल से हूँ और क्रांतिकारी इतिहास पर शोध कर रहा हूँ भारत के। बहुत बढ़िया। जानना चाहता हूँ आप भाई, सवाल सुनना चाहिए। क्रांतिकारी बोध पर सवाल कर रहा है। हाँ। उत्तर भारत के प्रथम क्रांतिकारी पंडित देवनारायण भारती जी के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं प्रश्न करना चाहता हूं, कौन है जिन्होंने इनके विषय में और अन्य क्रांतिकारियों के विषय में दबा दिया? आप में से आप किसी, मैंने सुना अभी कोई कह रहे थे कि नेहरू, मुझे प्लीज बताइएगा कि नेहरू जी ने, मैं सम्मान से ले रहा हूं, मैं ना इस पक्ष का हूं ना उस पक्ष का हूं, मैं विद्यार्थी हूं, ऊपर से क्रांतिकारी विषय पर मैं शोध कर रहा हूं। पंडित देवनारायण भारती उत्तर भारत के प्रथम क्रांतिकारी आज दिल्ली, मैं चाहता हूं कि इस देश की गली गली में उनके बारे में लोग जाने, कौन थे जिन्होंने उन सब के बारे में दबा दिया। आप चाहें तो अभी पेज निकालकर मैं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता हूं कि उत्तर भारत के प्रथम क्रांतिकारी पंडित देवनारायण भारती जी थे। आप कौन है मुझे बताइए। नेहरू जी ने क्यों आरसी मुजुमदार जी को हटा के डॉक्टर ताराचंद को क्रांतिकारी इतिहास का लेखक बनाया? क्यों आरसी मुजुमदार जी को हटाया गया? मुझे उत्तर दीजिए। क्यों पंडित देवनारायण भारती जी के बारे में लोग नहीं जानते? क्यों 4-5 लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनाकर एक जगह पर सीमित कर दिया गया? मुझे उत्तर चाहिए सर इसका। राइट। एक लाइन में, इसीलिए आरसी मुजुमदार जी की किताब हटा दिया गया क्योंकि उसके वॉल्यूम 3 में उन्होंने एक सच लिख दिया। जब कलकत्ता के जो गवर्नर थे एससी चक्रवर्ती, वो ब्रिटेन के जब प्रधानमंत्री आए, उनसे पूछा कि भारत को अपने आजादी क्यों दी, उन्होंने क्या कांग्रेस इसका कारण थे? उन्होंने कहा कांग्रेस की भूमिका सबसे न्यूनतम है, हमें डर था कि सुभाष चंद्र बोस के कारण मुंबई जो पोर्ट पे म्यूटनी हुई है, या देश सुभाष चंद्र बोस के साथ अगर चल जाता तो हमें मार दिया जाता। इसी एक कारण से देखिए, मैं किसी भी, जो दोनों पक्ष थे, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी, इन दोनों को मैं बिल्कुल समान सम्मान देता हूं। पर एक चीज खुद कहना चाहता हूं, जब सन 42 का भारत छोड़ो आंदोलन था, स्वयं महादेव देसाई जी ने यह कहा कि पटरी उखाड़ना और बिजली के तार काटना, वो इस असमंजस में थे कि इसको क्रांतिकारी गतिविधि माना जाए या स्वतंत्रता संग्राम की। फिर आप कहते हैं कि कुछ चंद लोग जिनके नाम बार बार दोहराए जाते हैं, आप कहते हैं कि उनसे भारत को स्वतंत्रता मिली, तो क्रांतिकारियों को आपने दबा दिया। कितने लोग हैं आप में से जो जानते हैं क्रांतिकारियों के बारे में? आप लोग, मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हूं अगर आपने पंडित देवनारायण भारती जी का नाम पहली बार सुना हो। भारत में मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार, मैं केवल एक विद्यार्थी हूं, कोई मुझे किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं, और आई डू नॉट इवन लुक फॉरवर्ड टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। आई एम अ स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर, रिसर्चिंग ऑन द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया, एंड आई वांट टू मेक एन अपील कि जो लोग कहते हैं कि वो इतिहास को ठीक करेंगे, अच्छे इतिहास को बाहर लाएंगे, वो मेरी बात माने, मुझसे मिले, मैं उनको साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा और उत्तर भारत के प्रथम क्रांतिकारी पंडित देवनारायण भारती जी के बारे में लोग जाने, लोगों को प्रस्तुत करें उनके। कुछ कहना चाहते हैं? वांट टू ऐड समथिंग? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाई स्कूल में हिंदी में एक कहानी थी। एक मिनट भाई रुको, इतिहासकार। हिंदी में, हाई स्कूल में हिंदी में एक कहानी थी राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। उसमें लिखा हुआ था कि अमीरी के कब्र पे पनपी हुई गरीबी की घास बड़ी जहरीली होती है। तो
मैं खास करके कांग्रेस को कहना चाहता हूँ कि आप इस भारत को अपना जागीर ना समझे। राइट, बहुत सारी बातें हैं। मैं और कोई बोलना चाह रहा था क्या? हाँ। आज क्या हो रहा है उस पर कोई बोलेगा? नहीं, तुम्हें इतनी ताकत है ही नहीं तुम्हारे सिवा यहाँ पे किसी के पास। आज जो हो रहा है उस पे बात करें। अतीत पे बहुत बातें हो ली, नेहरू ने क्या किया या किसने क्या किया। आज एक बात बताए, क्या काम करते हैं आप? आज क्या काम करते हैं भाई साहब? मैं कुछ नहीं करता। तो फिर नहीं कुछ करते तो फिर ऐसे सवाल ना किया करिए। मैं बिल्कुल नहीं, अगर कुछ नहीं करते हैं तो ऐसे सवाल मत करा करिए। अगर आपके हिसाब से चले तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जो है, आर्कियोलॉजी है, वो खत्म कर देंगे हम। अरे जिस देश को अपना इतिहास नहीं पता होता, ये सवाल जरा इजराइल में और जाके जापान में कहना, वो बताएंगे, तुम्हें समझाएंगे। छोटा सा मुल्क है, वो समझाएगा कि जिस देश को अपना इतिहास नहीं पता, अपना मूल नहीं पता, वो क्या कहा, देश क्या है, कहाँ खड़ा है, वो तो पता होना चाहिए, जरूर होना। बहस होगी जी। शो सर, हम अभी चर्चा कर रहे हैं, बट आज का जो लीडरशिप है, आप देखें बीजेपी में 5 लोग हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर कभी भी बना सकते हैं। एक नरेंद्र मोदी साहब हैं, अमित शाह जी हैं, एक अपने जयशंकर जी हैं, गडकरी जी हैं और जोगी जी हैं। 5 आप प्रधानमंत्री का नाम विपक्षी से पूछ। तीसरे नंबर पे किसको रखा था आपने? तीसरे नंबर पे जयशंकर जी को। हमारे जो जयशंकर जी जो हमारे 5 लीडरशिप हैं ऐसे, क्या एक भी स्ट्रांग ऐसा लीडरशिप विपक्ष के पास है? जनता सब जानती है सर, जनता किसको है, कहाँ लीडरशिप है, क्या यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कहीं भी नहीं है। जी आप बोलेंगे समाजवादी। देखिए, इतिहास केवल 2 चीजों के लिए लिखा जाता है। अगर कोई गलत प्रैक्टिस इस देश में या पूर्व में कभी रही हो तो उसको भविष्य में दोहराना जाए, और जो सही प्रैक्टिस है उसको लागू किया जाए। यही एक लबोलबाब तैयार किया जाता है कि जिससे हम अपनी विरासत से वो सीखें कि क्या सही है और क्या गलत था। अगर उसको गलत को दोबारा गलत इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके क्या एप्लीकेशन अब वर्तमान में हो सकते हैं। और जो भैया आप बोल रहे थे, बिल्कुल स्पष्ट बात है, ये बात आपने सही कही। हजारों क्रांतिकारी, 14,000 लोगों की शहादत के बाद ये देश आजाद हुआ है। और एक बात और, आप जो क्रांतिकारी नेता की बात कर रहे थे, आपने सरदार भगत सिंह को आप कोट कीजिए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूं, और नास्तिक होने की वजह क्यों थी। उन्होंने बोला कि जब भारत मां मुझे बेड़ी में जकड़ती हुई दिखाती है तो मुझे हिंदू मुसलमान और अपनी जाति पाति याद नहीं आती। मैं भारत मां को देखता हूं और मैं अपना धर्म नहीं बताऊंगा। बिल्कुल, यू विल कंप्लीट। और धर्म क्यों नहीं बताऊंगा? धर्म इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा आजादी का उद्देश्य भटक जाएगा। कहां से वो मुद्दे जो आजादी के पहले नहीं थे, वो आजादी के बाद वर्तमान की सरकारों ने, जो वर्तमान में नहीं जीना चाहते, जो डॉलर के बारे में नहीं बताना चाहते, सोने की बढ़ती कीमत को नहीं बनाना चाहते। ये भाषण है। हाँ जी। अगर यही चिंता थी तो जब मुजफ्फरनगर दंगे नहीं, जब इतनी चिंता है, रुको, मुजफ्फरनगर दंगा इस डिबेट में 2 बार आ गया। एक तो मेरे भाई खड़े हुए थे वहां पे, अब आपने बोल दिया। मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपित कौन है, उसका नाम बताइए मुझे। आप बताइए जरा, इनसे पूछे कोर्ट में आरोपी सजा आपने तो लिखित आदेश निकाल के केवल मुसलमानों को नाम पूछा। राहत देने का बात था।